हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा टॉपिक लेकर आया हूं। आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपके साथ चर्चा करने चल रहा हूं। दोस्तों, जब हम लोग मॉड्यूल का अध्ययन कर रहे थे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो हमें आसानी से समझ में आती जा रही थी, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो आसानी से समझ में नहीं आई थी और अभी तक जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पूरी तरह से समझ में नहीं आई हैं। क्योंकि जब बात होती है चाइल्ड पेडागॉजी की, तो चाइल्ड पेडागॉजी की जो टर्मिनोलॉजी है वो थोड़ा कठिन होती है, इसलिए वो ईज़िली ग्राह्य नहीं होती है। तो मॉड्यूल का अध्ययन करते समय आपने शिक्षण संग्रह मॉड्यूल भाग 4 में आपने पढ़ा होगा सीखने के लिए आकलन क्यों ज़रूरी है, और आधारशिला मॉड्यूल में आपने पढ़ा होगा लक्ष्य और लक्ष्य प्राप्ति के लिए आकलन संकेतक का प्रयोग। यानी ये जो चीज़ें मॉड्यूल में दी गई हैं ये बेकार के लिए नहीं दी गई हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है और हमें इनको समझना चाहिए कि आखिर इनका क्या योगदान है, कैसे जो है हम इनका प्रयोग करें। सीखने के लिए आकलन का क्या महत्व है, आकलन के माध्यम से हम कैसे जो है सीखना शुरू करवाएं, या लक्ष्य प्राप्ति के लिए आकलन संकेतक का प्रयोग कैसे करें। मित्रों, आधारशिला मॉड्यूल में जितने भी आकलन संकेतक दिए गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी मैं आपको बताने चल रहा हूँ कि किस तरह से वो महत्वपूर्ण है, तब आपको उनकी महत्ता के बारे में सही से जो है मालूम हो जाएगा कि हाँ वो महत्वपूर्ण है या नहीं है। क्योंकि ऐसी चीज़ों को हम लोग जो है ईज़िली छोड़ते चले गए, लेकिन अब मैं जब पलट कर देखता हूँ तो पाता हूँ कि ये चीज़ें जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए हम आपके सामने चर्चा कर रहे हैं सीखने के लिए आकलन, यानी आकलन क्या है। ये बात मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आकलन और मूल्यांकन के बीच में अंतर क्या है ये भी बता चुका हूँ। आज हम बात कर रहे हैं सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। हाँ तो मित्रों, देखिए ये मैं आपके लिए कुछ क्रिएशन करके लाया हूँ और इसका जो है हम लोग चर्चा करते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं, इसके बारे में जानते हैं, सीखते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन। हाउ टू यूज़ असेसमेंट इंडिकेटर्स टू अचीव गोल, यानी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आकलन संकेतक का प्रयोग कैसे करें, या आकलन संकेतक जो दिया गया है आधारशिला मॉड्यूल में या शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में जो दिया गया है सीखने के लिए आकलन, वो क्या है, आइए हम उसके बारे में जानते हैं। इसके पहले सबसे पहले हम जो है आकलन क्या है एक बार पुनः जो है उसकी परिभाषा को समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ असेसमेंट। आकलन एक सतत प्रक्रिया के रूप में जानी जाती है, जिसके अंतर्गत हम प्रक्रिया के दौरान ही डाटा इकट्ठा कर उसका प्रयोग प्रक्रिया में सुधार एवं उस प्रक्रिया की प्रभाविता में वृद्धि करने के लिए करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आकलन एक सतत सुधारात्मक प्रक्रिया है जो कि साथ ही साथ निर्देशन में सुधार तथा निदानात्मक इनपुट उपलब्ध करवाती है। यानी आकलन जो है वो बहुपक्षीय या दो पक्षीय प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही भाग लेते हैं। दोनों ही आकलन के माध्यम से जो है अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश करते हैं। अगर शिक्षक शिक्षण कार्य करते समय अगर बच्चे को जो है शिक्षण प्रक्रिया समझ में नहीं आ रही है, बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो ज़रूरत है हमें अपने शिक्षण प्रक्रिया में सुधार लाने की। और आकलन के माध्यम से हम बच्चों की कमियों को, बच्चों के अंदर जो समस्याएं हैं उनका भी निदान कर सकते हैं, ताकि जो है वो भी हमारे द्वारा शिक्षण की गई बात को सही ढंग से समझ सकें। यानी आकलन जो है वो प्रक्रिया के दौरान ही चलने वाली एक प्रक्रिया है, जबकि जो मूल्यांकन होता है प्रक्रिया समाप्त होने के बाद फिर मूल्यांकन की बारी आती है। मूल्यांकन में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती है, लेकिन आकलन में सुधार तथा निदान की पूरी गुंजाइश होती है। हम सुधार तथा निदान अपनी प्रक्रिया के साथ साथ, अपनी शिक्षण योजना के साथ साथ ही करते रहते हैं। तो ये है मित्रों आकलन। अब हम बात करते हैं कि आकलन जो होता है
वो मुख्यतः कितने प्रकार का है। तो आकलन जो है, जो हमारा मॉड्यूल है शिक्षण संग्रह मॉड्यूल, उसमें 2 प्रकार का जो है आकलन दिया हुआ है। पहला है अंक आधारित आकलन यानी समेटिव असेसमेंट। इस प्रकार के आकलन से बच्चों की वास्तविक स्थिति के स्तर को नहीं पता किया जा सकता। इससे बच्चों के अधिगम स्तर के अंतर को समझने तथा इसे कम करने में मदद भी नहीं मिलती। यह सिर्फ इतना ही बताता है कि बच्चे ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया है या पाठ्यक्रम को कितने प्रतिशत समझा है। यह एक प्रकार का मूल्यांकन होता है जिसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती। यानी ये जो समेटिव असेसमेंट है मित्रों, अंक आधारित आकलन है, यह एक प्रकार का मूल्यांकन है और यह शिक्षण प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात इसको किया जाता है। जैसे हमारी वार्षिक परीक्षाएं हैं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं, टर्मिनल एग्जामिनेशंस हैं, ये सभी जो है क्या हैं, ये सभी जो है समेटिव असेसमेंट हैं। समेटिव असेसमेंट के माध्यम से हम यह पता करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे का मूल्य क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, और उसी के आधार पर हम बच्चे की लेबलिंग कर देते हैं कि ये प्रथम श्रेणी का बच्चा है, ये द्वितीय श्रेणी का बच्चा है, आदि आदि। फिर वो जो है उसी लेवल को लेकर के आगे समाज में बढ़ता है और उसका मूल्य उसी के अनुसार निर्धारित होता है। कहा जाए तो जो आकलन है वो संक्षिप्त प्रक्रिया है, जबकि जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन जो है वो बहुत ही व्यापक प्रक्रिया है, क्योंकि मूल्यांकन तो पूरे जीवन चलता रहता है। यानी आपने जो है जो प्रोडक्ट तैयार किया किसी फैक्ट्री में, वो प्रोडक्ट समय के साथ साथ वैल्यू गेन भी करता है और वैल्यू लॉस भी करता है। जैसे जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है तो उसकी कीमत घटती जाती है, ऐसे ही जो है तो समय समय पर उसका मूल्यांकन घटता रहता है, बढ़ता रहता है। यानी मूल्यांकन होल लाइफ चलने वाला प्रोसेस है, जबकि आकलन जो है वो उस प्रक्रिया के दौरान चलने वाला जो है एक प्रोसेस है। जब हमारी प्रक्रिया चल रही होती है, जब हमारी शिक्षण योजना चल रही होती है, उस दौरान की प्रक्रिया है आकलन। आइए आगे देखते हैं दूसरा प्रकार इसका क्या है। दूसरा है रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। इस प्रकार का आकलन शिक्षक को यह पता करने में मदद करता है कि बच्चे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं, या फिर किन चीज़ों के साथ जुड़ रहे हैं। इससे उन्हें अपने शिक्षण के तरीकों में सुधार या फेरबदल करने में मदद मिलती है। इसे सीखने के लिए आकलन भी कहते हैं। यानी सीखने के लिए आकलन जो होता है वही हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट है, रचनात्मक आकलन है, जिसकी हम इस वीडियो में विशेष रूप से चर्चा करना चाह रहे हैं। इस प्रकार शिक्षक सामान्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही बच्चों की कठिनाई के बिंदुओं का पता लगा लेते हैं तथा उनका समय रहते ही निराकरण कर देते हैं। इस प्रकार बच्चों के अधिगम स्तर में आने वाले अंतर या गैप की संभावना को ही समाप्त कर देते हैं। साथ ही वह बच्चों के व्यक्तित्व संबंधी अन्य आयामों जैसे नेतृत्व क्षमता, समूह के समक्ष बोलने की कला, आत्मविश्वास, खेल व अन्य गतिविधियों में प्रतिभाग करना आदि पर भी दृष्टि रखते हैं, ताकि उसमें भी निरंतर सुधार करते रहें। यह प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहती है आपकी शिक्षण योजना के दौरान, आपकी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान। इसलिए इसे सतत एवं व्यापक आकलन या रचनात्मक आकलन भी कहते हैं, यानी इसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। इसमें जो है विद्यार्थियों के अंदर और खुद के अंदर सुधार करने की पूरी गुंजाइश होती है। सीखने के लिए आकलन या रचनात्मक आकलन का मुख्य जोर विद्यार्थियों के बौद्धिक, भावनात्मक, शारीरिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करने पर होता है। यानी ये जो सीखने का जो आकलन है वो सिर्फ जो है पाठ्यक्रम बेस्ड ही नहीं होता है, उसका जो है विशेष जोर जो है विद्यार्थियों के बौद्धिक, भावनात्मक, शारीरिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करने पर होता है। इसलिए यह केवल शैक्षिक उपलब्धियों को आंकने तक सीमित नहीं होता। इस प्रकार का आकलन विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने, सूचना प्रदान करने, फीडबैक की व्यवस्था करने और कक्षा शिक्षण में सुधार करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करने और विद्यार्थियों की निरंतर प्रगति विवरणों की व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करने के एक साधन के रूप में कार्य करता है।
तो इस प्रकार से जो हमारा रचनात्मक आकलन है, जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ये बहुत ही आवश्यक है और हमें इसके प्रत्येक पहलू पर विशेष ध्यान दे देना चाहिए ताकि हम अपनी शिक्षण कार्य के दौरान जो है इस तरह का आकलन कर सकें और विद्यार्थियों के अंदर बौद्धिक, भावनात्मक, शारीरिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास जो है सुनिश्चित कर सकें। तो अब क्वेश्चन बनता है कि आखिर आकलन क्यों किया जाना चाहिए? व्हाई टू एसेस, इसकी क्या उपयोगिता है और कैसे किया जाना चाहिए? ये भी दो बातें हैं, क्यों किया जाना चाहिए और कैसे किया जाना चाहिए। आकलन का जो लक्ष्य है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित दिशा एवं गति प्रदान करने के लिए बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों, कौशलों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है ताकि शिक्षण अधिगम की योजना को नियमित और उपयुक्त तरीके से परिवर्तित किया जा सके। इस प्रकार के आकलन से बच्चों में मूल्यांकन या परीक्षा के प्रति जो भय व्याप्त रहता है वो भय दूर हो जाता है और प्रत्येक बच्चे के सीखने और विकास में सुधार की संभावनाएं ज्ञात हो पाती हैं। ऐसी स्थिति में आकलन के निम्नलिखित कारण हैं। तो आइए देखते हैं मित्रों, आकलन क्यों किया जाना चाहिए, उसकी क्या कारण है, उसकी क्या उपयोगिता है। तो ये 4 प्रमुख बिंदु हैं, जिसमें से पहला है सीखने सिखाने की योजनाओं को नियमित और उपयुक्त तरीके से परिवर्धित कर लागू करने के लिए हमें आकलन बहुत ज़रूरी है। आकलन के माध्यम से ही हम यह जान पाएंगे कि हमारी जो सीखने सिखाने की जो योजना है उसमें सुधार की आवश्यकता है या सुधार की आवश्यकता नहीं है, और यदि सुधार की आवश्यकता है तो कहाँ तक है हम उसमें ताकि सुधार कर सकें। दूसरा है पाठ्यक्रम द्वारा निर्धारित समय अवधि में विविध विषयों में बच्चों की प्रगति परिवर्तनों को ज्ञात करने के लिए पाठ्यक्रम की जो अवधि निर्धारित की गई है उस अवधि के दौरान बच्चे में क्या जो है क्रमिक प्रगति हुई, उसके अंदर क्या परिवर्तन हुए, इस बात का पता आप आकलन के माध्यम से ही लगा सकते हैं। बच्चों में आत्मविश्वास उत्पन्न करने और स्वमूल्यांकन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए भी आकलन जरूरी है। बच्चों की सीखने और विकास में मदद करने और सुधार की संभावनाएं ढूंढने के लिए भी आकलन बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन आता है कि यदि आकलन इतना ही जरूरी है तो आकलन कैसे किया जाना चाहिए? हाउ टू एसेस, क्या तरीके हैं जिनका प्रयोग करके हम बच्चों का आकलन कर सकते हैं? क्या सिर्फ अवलोकन मात्र ही आकलन है? क्या सिर्फ हम देख करके ही आकलन कर सकते हैं या कुछ और तरीके हैं? तो आकलन करने के तरीके हैं मित्रों, बच्चों का आकलन मौखिक तरीकों से, जैसे व्यक्तिगत या समूह चर्चा। आप अलग अलग बच्चे से बात कर सकते हैं, समूह में चर्चा कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं, प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं बच्चों के साथ, और उसके साथ साथ लिखित तरीकों यथा बच्चों की कापियों को जब आप मूल्यांकन कर रहे हो उस समय आप आकलन कर सकते हैं कि बच्चों में क्या कमियां हैं और कहाँ हम उसको सुधार सकते हैं। बच्चे ने लिखने में क्या गड़बड़ी किया है, बच्चे की वर्तनीय अशुद्धियाँ क्या हैं, कैसे हम उसमें सुधार कर सकते हैं, वहाँ पर आप कापियों का मूल्यांकन करते समय, करेक्शन करते समय जो है आप आकलन कर सकते हैं और आकलन के बाद बच्चों में सुधार लाने की कोशिश कर सकते हैं। स्लेट है, हरी पट्टी आदि पर लिखित कार्य कराकर नियमित आकलन कर सकते हैं। यह कार्य कक्षा कार्य, जब क्लास वर्क बच्चे कर रहे हों, होमवर्क कर रहे हों, ग्रुप वर्क कर रहे हों, कोई प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हों या मॉडल का क्रिएशन कर रहे हों, खोज, प्रयोग और प्रस्तुतिकरण के दौरान, इन सब के दौरान भी हमें आकलन करना चाहिए कि बच्चा सही ढंग से ये कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या अगर सही नहीं कर रहा है तो उसके अंदर क्या सुधार की गुंजाइश है, क्या सुधार किया जा सकता है। तो मित्रों, ये वो तरीके हैं जिनके माध्यम से जो है हम बच्चों का जो है आकलन कर सकते हैं और उनके सीखने में मददगार बन सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि जो आधारशिला मॉड्यूल में लक्ष्य दिया गया है और आकलन के संकेतक दिए गए हैं, असेसमेंट इंडिकेटर दिए गए हैं, उसका क्या प्रयोग है, उसका क्या यूज़ है, उसको हम कैसे जो है अपनी शिक्षण योजना में कैसे जो है उसको समाहित करें, उसका प्रयोग हम कैसे करें।
तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ, उसी उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, लक्ष्य एवं आकलन संकेतक, गोल्स एंड असेसमेंट इंडिकेटर्स, कक्षा 1-2 भाषा, और लक्ष्य है हमारा भाषा का जो पढ़ना कौशल पर हम जो है ये आकलन संकेतक दिए गए हैं। कक्षा 1-2 का पढ़ना कौशल है। लक्ष्य निर्धारित किया गया है सभी बच्चों में समझ के साथ पढ़ने का कौशल विकसित करना। ये है हमारा केंद्रिक लर्निंग आउटकम, जिसके अंतर्गत बहुत सारे उप आउटकम होते हैं। एक केंद्रिक लर्निंग आउटकम जो होता है सेंटर में होता है, और उसके चारों तरफ तरह तरह के और बहुत सारे लर्निंग आउटकम होते हैं। तो वो जो तरह तरह के लर्निंग आउटकम्स होते हैं वही हैं आकलन संकेतक, उन्हीं का हमें विकास करना है। जब परिधि पर जितने जो है उप आउटकम निहित हैं, अगर वो सारे आउटकम बच्चे के अंदर आ गए तो इसका मतलब ये है कि जो केंद्रिक लर्निंग आउटकम है उसकी संप्राप्ति बच्चों को हो गई है। तो लक्ष्य हमारा क्या है? लक्ष्य ये है केंद्रिक आउटकम की बच्चों को संप्राप्ति कराना। एक केंद्रिक आउटकम के सापेक्ष परिधि पर बहुत सारे जो है उप आउटकम होते हैं या नेस्टेड आउटकम होते हैं, जिनके सहारे हम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, सेंटर तक पहुंच सकते हैं, अर्थात केंद्रिक आउटकम तक पहुंच सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या इंडिकेटर्स हैं, क्या संकेतक हैं, कैसे हम समझ पाएंगे कि हम इस लक्ष्य पर पहुंच गए, बच्चों ने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, बच्चों के अंदर इस लक्ष्य की संप्राप्ति हो गई। तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप जितने अदर जो है लर्निंग आउटकम्स हैं, जो संकेतक हैं, उन पर हमें कार्य करना पड़ेगा। तो लक्ष्य हमारा है सभी बच्चों में समझ के साथ पढ़ने का कौशल विकसित करना। तो चलिए अब देखते हैं जो है इस लक्ष्य को, इस केंद्र पर पहुंचने के लिए क्या क्या इंडिकेटर्स हैं, क्या क्या संकेतक हैं, जो संकेत दिए गए हैं। संकेतों के माध्यम से आप जान सकते हैं, ये संकेतक आपके लिए इंडिकेटर्स हैं कि आप बच्चों को ये चीज़ें बच्चों के अंदर डेवलप करिए, इस तरह से आप कार्य करिए। ये आपके लिए संकेत कर रहे हैं कि आप ये कार्य करिए, और जब आप इस पर कार्य करेंगे तो बच्चों के अंदर जो है इस तरह की बातें निकल करके आएंगी। जब बच्चों के अंदर इस तरह की बातें निकल करके आएंगी तो इसका मतलब ये है कि बच्चे जो है वो लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं और बच्चों को लक्ष्य की संप्राप्ति हो रही है। तो ये जो आकलन संकेतक हैं, इन्हें मैं अपने शब्दों में आपसे बताना चाह रहा हूँ कि आकलन संकेतक आपके लिए एक क्रम है, जिस क्रम से बच्चों को आपको शिक्षण कार्य कराना है। अगर इन क्रमों का हम यूज करेंगे, अगर इन संकेतकों का हम प्रयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से बच्चा जो है केंद्रिक आउटकम की संप्राप्ति कर लेगा, बच्चे को लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये जो आकलन संकेतक हैं ये हमारे लिए बहुत सहायक हैं। हमें इन्हीं संकेतकों पर काम करना है, इन्हीं इंडिकेटर्स पर काम करना है, और इसी प्रकार की गतिविधियां या पाठ्य योजना तैयार करके जाना है, ताकि बच्चों के अंदर जो है ये जो संकेतक दिए गए हैं, इन सारे संकेतकों का बच्चे प्रयोग कर लें, बच्चे इसमें माहिर हो सकें। तो आइए देखते हैं क्या है संकेतक। जैसे ये है कक्षा 1-2 भाषा पढ़ने का कौशल हम विकसित करना चाह रहे हैं। हमने एक लक्ष्य ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कार्य करेंगे? बच्चे चित्र पठन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि बच्चे पहले से तो चित्र पठन नहीं कर लेते हैं, हमको इस पर कार्य करना होगा मित्रों। बच्चों को चित्र दिखा करके उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा, उनसे क्वेश्चन करना होगा, उनसे बातचीत करना होगा, तब वो चित्र के माध्यम से पढ़ना सीखेंगे। चित्र में दी गई चीज़ों के नाम, संख्या, दूर, पास आदि को पहचान लेते हैं। हमें इस पर भी कार्य करना होगा, तब बच्चे ये करने में सफल हो पाएंगे। चित्र को शब्द के रूप में पहचान लेते हैं, चित्र को शब्द से मिला लेते हैं, बच्चे वर्णों की आकृतियां पहचान लेते हैं, बच्चे किताब को सही पकड़ते तथा खोलते हैं,
बच्चे वर्णों की आकृतियों में अंतर कर लेते हैं। बच्चे मात्राओं की पहचान कर लेते हैं। बच्चे वर्ण एवं मात्राओं को शब्द के प्रारंभ में, मध्य में व अंत में पहचान लेते हैं। बच्चे वर्ण कार्ड, शब्द कार्ड, मात्रा कार्ड में वर्ण व मात्रा को पहचान लेते हैं। बच्चे वर्णों, शब्दों को पढ़ते समय दाएं से बाएं अंगुली ले जाते हैं। बच्चे प्रत्येक शब्द के पहले वर्ण को जोर देकर पढ़ लेते हैं। और बच्चे वर्णों, शब्दों को पढ़ते समय दाएं से बाएं अंगुली ले जाते हैं। बच्चे प्रत्येक शब्द के पहले वर्ण को जोर देकर पढ़ लेते हैं। बच्चे बिना मात्रा वाले सरल शब्दों को पढ़ लेते हैं। बच्चे सरल शब्दों, कार्डों एवं वाक्य पट्टी को पढ़ लेते हैं। बच्चे सरल अमात्रिक वाक्यों को पढ़ लेते हैं। बच्चे सरल मात्रिक वाक्यों को पढ़ लेते हैं। बच्चे सरल कविता एवं कहानी को पढ़ लेते हैं। यानी इतने इंडिकेटर्स हैं। कहा जाए तो ये जो है अप्रत्यक्ष रूप से ये जो इंडिकेटर्स हैं वो हमारे लिए दिए गए हैं कि हमको इतनी चीज़ों पर कार्य करना है। बच्चों को पढ़ना सिखाने के लिए, बच्चों के अंदर पढ़ने की सही समझ विकसित करने के लिए हमें ये सारी चीज़ें करना है। इन सारी चीज़ों से रिलेटेड गतिविधियां हमें करवानी है और बच्चों को ये सारी बातें सिखानी हैं। अगर ये सारी चीज़ें बच्चे जो है कर लिए और बच्चे ये सारी चीज़ें कर ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनके अंदर सही समझ के साथ पढ़ने का कौशल विकसित हो गया है। तो मित्रों, अब आप समझ गए होंगे, आपको ज़रूरत पड़ेगी ये जो इंडिकेटर्स दिए गए हैं, ये जो आकलन संकेतक दिए गए हैं, इनकी आपको बहुत ज़रूरत है। आप इन्हें संजो करके रख लीजिए। आधारशिला मॉड्यूल में जितने भी संकेतक इंडिकेटर्स दिए गए हैं, आप इन्हें जो है अपने कॉपी में, रजिस्टर में लिख लीजिए, क्योंकि जब आप शिक्षण कार्य कर रहे होंगे उस समय आपको इन्हीं की ज़रूरत पड़ेगी और ये आपको बताएंगे कि आज आपको किस चीज़ पर पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कल आपको किस चीज़ पर पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, परसों आपको किस चीज़ पर पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। तो ये छोटे छोटे इंडिकेटर्स जो है वो हमारे बहुत काम के हैं और ये जो इंडिकेटर्स हैं ये बच्चों के अंदर डेवलप होने चाहिए, ताकि जब बच्चों का जो है परीक्षण किया जाए, आकलन किया जाए, तो ये इंडिकेटर्स पॉजिटिव रिस्पांस दें। बच्चों के अंदर जो है ये सभी संकेतक जो है पॉजिटिव रिस्पांस में होने चाहिए, तब हम समझ पाएंगे कि हम बच्चों के अंदर पढ़ने का कौशल विकसित हो गया है। तो मित्रों, काफ़ी कुछ हमने जो है चर्चा कर लिया। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दूसरे मित्रों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।